लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। नमस्ते। आज हम विराम चिन्हों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। यदि सही विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो आइए, एक पत्नी ने अपने पति को जो पत्र लिखा है और उस पत्र में वह विराम चिन्ह लगाना भूल गई थी और याद आने पर जल्दी जल्दी विराम चिन्ह लगा दिए। तो यह पत्र इस प्रकार है। प्रिय अमित, प्रणाम। आपके चरणों में क्या चक्कर है? आपने कई दिनों से पत्र नहीं लिखा मेरी सखी रीना को। नौकरी से निकाल दिया है हमारी गाय ने, बछड़ा दिया है दादाजी ने, सिगरेट पीनी शुरू कर दी मैंने। बहुत पत्र डाले, तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया है चीनी, घर आते वक्त ले आना। तुम्हारे पत्र को हर वक्त तरसती रहती है तुम्हारी रागिनी। देखा आपने किस प्रकार विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए हम इसी पत्र में सही विराम चिन्ह लगाते हैं। प्रणाम, आपके चरणों में क्या चक्कर है? आपने कई दिनों से पत्र नहीं लिखा। मेरी सखी रीना को नौकरी से निकाल दिया है, हमारी गाय ने बछड़ा दिया है, दादाजी ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। मैंने बहुत पत्र डाले, तुम नहीं आए। कुत्ते के बच्चे भेड़िए खा गया है, चीनी घर आते वक्त ले आना। तुम्हारे पत्र को हर वक्त तरसती रहती है तुम्हारी रागिनी। अब आप समझ ही गए होंगे कि विराम चिन्हों का कितना अधिक महत्व है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य का उच्चारण करते समय भावों को प्रकट करने के लिए जहाँ रुकते हैं उसे विराम कहते हैं। लिखित भाषा में विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, किसी के कहे शब्दों के साथ, विवरण के लिए और अन्य भी अनेक संकेतों के लिए व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, दोहरा और इकहरा, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह और हंसपद चिन्ह। आइए हम इन सभी विराम चिन्हों का क्रमशः अभ्यास करते हैं। पहला, पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य वाक्यों के पूर्ण होने का संकेत देने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे भेड़िए ने बकरी को खा लिया, किसान मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है, मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। आपने देखा इन तीनों ही वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा रहा है और ना ही विस्मय प्रकट किया जा रहा है। तो इसलिए वाक्य जब पूर्ण होता है तब उसमें विराम चिन्ह पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। विद्या धन अनमोल है, खर्च करने पर बढ़ता है। वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे। तीनों ही वाक्यों में देखिए, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, उसके बाद में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य पूरा नहीं हुआ है, उसे आगे पूर्ण करना है। इससे दूर रहो।
दूसरे वाक्य में विद्या धन अनमोल है, इसके बाद में भी अर्धविराम का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर भी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे ही वह हाथ जोड़ता रहा, और यहाँ पर भी अर्धविराम का प्रयोग किया गया है और बाद में बचे हुए वाक्य के द्वारा इसे पूर्ण किया गया है। तो इस प्रकार अर्धविराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमें पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा देर तक रुकना हो। अभी हमारा अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम किसी वाक्य में पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग के कुछ नियम हैं जो हम क्रमशः पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। पहला नियम है एक स्थान पर प्रयोग किए गए नामों को अलग अलग करने के लिए। अब जैसे कि रानी, मीता, मोहन, मनोज और ममता गीत गा रहे हैं, तो यहाँ पर सभी नामों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है क्योंकि इन नामों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनमें अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है। ये सारे नाम कोई एक तो नहीं है। ऐसे ही दूसरा नियम है संख्या के अंकों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी के बीच में मैंने अल्प विराम लगाया है क्योंकि प्रत्येक नंबर या संख्या एक दूसरे से अलग है। यदि हमने अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया, 1 और 2 को साथ में लिख दिया और उसके बीच में अल्प विराम नहीं लगाया तो वो तो हो जाएगा 12। तो इस तरीके से अल्प विराम का प्रयोग संख्या के बीच में करना अनिवार्य होता है। ऐसे ही तीसरा नियम है यह, वह, तब, तो जैसे योजकों के स्थान पर। अब वाक्य देखिए इसके लिए, जैसे ही वह घर पहुंचा वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर जैसे ही वह घर पहुंचा, इसके बाद इनमें से कोई शब्द जैसे तब, जैसे ही वह घर पहुंचा तब वर्षा होने लगी, तो इन शब्दों को स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया। ऐसे ही हमारा अगला नियम है संबोधन पदों के नाम बाद में। अब जैसे हमें छात्रों को कुछ लिखना है छात्रों के लिए, तो हम लिखेंगे छात्रों, उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे शांत हो जाओ। तो समझ आया, संबोधन यानी किसी को इंडिकेट करके कुछ बताना हो तो हम वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यदि हाँ या नहीं वाक्य के आरंभ में आए तो भी हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। जैसे हाँ मैं खाना खाती हूँ, हाँ मैं कल घूमने जाऊंगी। तो यहाँ पर हाँ के बाद, दोनों भी हाँ के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही एक नहीं का उदाहरण हम देखते हैं, नहीं मैं कल सिनेमा देखने नहीं आ रही हूँ। तो नहीं के बाद भी हमको अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो लीजिए अगला विराम चिन्ह अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका प्रयोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका प्रयोग जहाँ पर किसी भी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे सारे छात्र मैदान में क्यों इकट्ठा है, वे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों भी वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगले विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।